नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपका टाइम टेबल जो है निकल चुका है और जो है यही सही समय है आपका पढ़ाई का। अगर अब नहीं पढ़ें तो फिर पढ़ेंगे कब? ठीक, इसी के साथ जो है ये क्लास शुरू करते हैं। लाइव क्लासें जो है वो नहीं चल पा रही हैं नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। अगर ये सही हो जाता है तो फिर हम लाइव क्लासें चालू कर देंगे। तब तक आपकी क्लासें बाधित ना हो, इसलिए जो है रिकॉर्डेड क्लासें ये जो है आपको, यानी कि जिस दिन भी अब आज के बाद से अगर लाइव क्लासें नहीं चल पाएंगी तो फिर आपकी रिकॉर्डेड क्लासें भेजी जाएंगी। ठीक है, लेकिन अपनी तैयारी को आप ऐसे ही बरकरार रखें जैसे चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक नया चैप्टर हम लेके आए हैं जो है आपका वन्य एवं वन्य जीव संसाधन, जिसमें हम बात करने वाले हैं वन पे। ठीक, जिनमें हम वन पे बात करने वाले हैं और वन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जंगली जीवों और विभिन्न प्रकार के पादपों पे बात करने वाले हैं कि कितने टाइप के वहाँ पे पौधे पाए जाते हैं या वो जो है किस तरह से पाए जाते हैं। फिर जो है हमको वहाँ पे ये देखना है कि कितने टाइप के जो है जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे ये हमारी क्लास होने वाली है। लेकिन हमारे जो है कुछ हरकतों की वजह से, यानी कि अपने लाभ के लिए जो इंसान है वो कुछ भी करता है, जिसकी वजह से ये जो है चाहे जंगली जीव हो चाहे जंगली पादप हो, सब प्रभावित हो रहे हैं। तो उसी में हमको ये इस चैप्टर में ये भी समझना है कि हमको जो है किस तरह से इनका हम किस तरह से उपयोग के साथ साथ किस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं, इस पर भी इस चैप्टर में हमको बात करना है। लेकिन सबसे पहले हम जो है यहाँ पे बात करने वाले हैं, इस चैप्टर को समझने से पहले हमको ये समझना चाहिए कि जो है जैव विविधता क्या है। और जैव विविधता से पहले हमको ये समझना चाहिए कि जो है आप ये समझिए कि कोई भी कहीं का भी, यानी कि किसी भी प्राकृतिक क्षेत्र के या किसी भी देश के किसी भी महाद्वीप का जो वहाँ का जो जंगली जीव हैं या वहाँ पे जो भी जीव हैं वो जो पाए जाते हैं वो जलवायु पर निर्भर होते हैं कि वहाँ पे किस टाइप के जीव पाए जाते हैं। जैसे अगर हम अपने भारत की ही बात करें, आप देखिए कि जो है यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोग एकदम गोरे गोरे से होते हैं, सेब जैसा, और वहाँ के लोग मंगरैला जैसा होते हैं, दक्षिण भारत के लोग। तो आप पाएंगे कि यहाँ जलवायु का ही प्रभाव है ना, जलवायु के कारण ही जम्मू कश्मीर के लोग गोरे होते हैं और जलवायु के कारण ही जो है आपके चेन्नई के लोग काले होते हैं। तो ये आप समझिए कि जलवायु का कहीं ना कहीं इन पेड़ पौधों पर जलवायु का बहुत महत्व है, क्योंकि गर्म प्रदेशों में अलग जंतु पाए जाएंगे और गर्म प्रदेशों में अलग टाइप के वनस्पतियां पाई जाएंगी, और ठंडे प्रदेशों में अलग टाइप के जीव, अलग टाइप के वन और अलग टाइप की वनस्पतियां या जंगली जीव पाए जाएंगे। तो ये जो भी, यानी कि जो विविधता पाई जाती है वो कहीं ना कहीं जलवायु के कारण या उनके भौगोलिक स्थिति के कारण, कि वो जो है आप एक तरह से समझें कि वो कर्क रेखा के किस तरफ हैं या मकर रेखा के किस तरफ हैं, या आप सही रूप में अगर देखें तो विषुवत रेखा के किस तरफ वो पड़ते हैं, उस आधार पर, यानी कि वो गर्म प्रदेश में पड़ रहे हैं कि ठंडे प्रदेश में पड़ रहे हैं कि शीतोष्ण प्रदेश में पड़ रहे हैं, इस आधार पर जो है जैव विविधता होती है। यानी कि अलग अलग पेड़ या अलग अलग जानवर पाए जाते हैं। जैसे अगर जैव विविधता की बात करें, अगर एक छोटा सा ही हम एक पौधे का नाम लें, जैसे आपका है आम। अगर हम आम के पेड़ की बात करें, अगर छोटे से एक पादप केवल आम की बात करें तो आम में भी आपको कई वैरायटियां मिल जाती हैं। जैसे लंगड़ा आम हो गया, चौसा आम हो गया ना, दशहरी आम हो गया। यानी कि आप समझिए अगर केवल आम की ही इतनी वैरायटियां हैं तो अन्य जो है जीवों की कितनी वैरायटियां होंगी या अन्य जो है पौधों की कितनी वैरायटियां होंगी ना। और आप ये समझिए कि जीव जंतुओं में या पौधों में जो बहुत बड़े जीव जंतु होते हैं केवल हम उन्हीं की बात कर पाते हैं, क्योंकि उन्हीं को हम देख पाते हैं। तो अगर वो खत्म हो रहे हैं, अगर वो बचे हुए हैं या खत्म हो रहे हैं या विलुप्त हो रहे हैं, तो उन्हीं के बारे में हमको पता चलता है। जैसे डायनासोर गायब हुआ तो डायनासोर के अवशेष मिलते हैं तो हमको पता चलता है गायब हुआ। बहुत से ऐसे छोटे जीव पहले से ही गायब हुए होंगे जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है ना। तो जो बड़े जीव हैं अगर वो गायब होते हैं, जैसे अभी जो है चीता गायब हो गया, तो अगर चीता गायब हो रहा है तो ये बड़े जीव हैं तो इनका पता चल जाता है। लेकिन अगर कोई छोटे जीव गायब होते हैं तो छोटे जीव जैसे कीड़े मकोड़े हैं, इनकी कोई वैरायटी खत्म हो जा रही है तो आपको पता नहीं चलता है कि ये जो है थी कि नहीं थी, या इनका आंकड़ा आप नहीं लगा सकते, केवल बड़े जीवों का आंकड़ा लगा सकते हैं। तो अगर जो है हम जैव विविधता में देखें कि जो पेड़ पौधे रहते हैं उनकी अगर हम बात करें तो जैव विविधता में जो बड़े जीव हैं उन्हीं के बारे में हम चर्चा भी कर पाएंगे, या उन्हीं के बारे में हमको आंकड़े प्राप्त होते हैं। छोटे जीवों के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं रहती है।
तो जैव विविधता की बात करें अगर, तो जैव विविधता क्या होता है? किसी भी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली, किसी भी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली अथवा पादप जीव जंतुओं, जंगली अथवा पादप जीव जंतुओं की जो प्रजातियां हैं उनकी जो बहुलता, उसी को हम क्या बोलते हैं? जैव विविधता। यानी कि किसी भी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली जो है जीव और पादप जंतुओं की जो विविधताएं हैं या उनकी जो बहुलता पाई जाती, उसी को हम क्या बोलते हैं? जैव विविधता। यहाँ पे आप देखिए, किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं, पादपों की विविधता जो है ये जैव विविधता कहलाती है। यानी कि जो भिन्न भिन्न प्रकार के जंतु या भिन्न भिन्न प्रकार के पादप पाए जाते हैं, इनकी जो विभिन्न जो यानी कि इनकी जो बहुलता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? जैव विविधता। यानी कि जैव विविधता का मतलब समझ लीजिए जीव जंतु जो है भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। ठीक, और इसमें भारत में वनस्पति जात देखें और प्राणी जात देखें ना। जैसे आप देखिए, अगर हम सजीवों की बात करें, जो एक तरीके समझ लीजिए सजीव का मतलब है जिनमें जान पाया जाता हो, अगर हम उनकी बात करें तो दो चीजें आप देखते हैं, एक तो आपका जंतु जगत है, दूसरा है पादप जगत ना। तो पादप जगत में अगर जैसे वनस्पति के बारे में बात करेंगे, पेड़ पौधों के बारे में बात करेंगे, झाड़ियों के बारे में बात करेंगे। अब जंतु, अगर हम जंतु जगत की बात करें तो जंतु जगत में भी बांटा गया है कि आप जो है स्थलचर, पक्षी ना, फिर स्तनधारी हो गए, फिर रीढ़ की हड्डी वाली हो गए। तो अलग अलग टाइप के जंतुओं में भी बांटा गया है, अलग अलग टाइप के पेड़ पौधों में भी बांटा गया है। तो यहाँ पे अगर भारत के वनस्पति जात और प्राणी जात में, यानी कि भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात जो हैं उनकी जो है अगर विविधता के या जैव विविधता के मामले में हम देखें तो भारत एक क्या है आपका, इनके मामले में एक संपन्न देश है। विश्व की लगभग 16 लाख प्रजातियां में से जो है 8% जो है भारत में ही पाई जाती हैं। यानी कि विश्व में जो लगभग 16 लाख प्रजातियां पाई जाती हैं, उसका 8% जो है वो भारत में पाया जाता है। यानी कि 100% का 8% भारत में जैव विविधता पाई जाती है ना। इस बात को समझिए कि अपना जो पृथ्वी है वो बहुत बड़ा है, यानी कि विश्व जो है बहुत बड़ा है। उसमें से 100% में से, यानी कि अगर जो पूरा अगर मिला के हम माने कि 100% है, उसका 8% केवल भारत में ही पाया जाता है। इसका मतलब इसको आप जो है बहुत छोटा आंकड़ा ना समझें, ये जो है बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि 8% बहुत मायने रखता है ना। हर देश में, अगर हर देश की बात करें, जैसे आपका छोटा सा देश है भूटान हो गया, नेपाल हो गया, इनमें इतनी ज्यादा विविधता नहीं पाई जाती ना, क्योंकि ये एक आप समझ लीजिए जैसे अपने यहाँ उत्तर भारत में या अपने भारत में जो बड़े बड़े राज्य होते हैं उनकी तुलना में एक एक देश हो जाते हैं। तो छोटे देश अपने मतलब जैसे ये नेपाल ओपाल वगैरह हो गए, ये सब छोटे देश हैं, तो ये अपने उत्तर प्रदेश भर का हो जाते हैं। जैसे आपका पाकिस्तान है, ये सब छोटे देश हैं। तो अगर भारत की बात करें तो भारत का जो है अक्षांशीय और देशांतर विस्तार बड़े में पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ की जलवायु भी चेंज हो जाती है। यानी कि अगर देशांतर की तरफ से देखें ना, जैसे देशांतर रेखा की तरफ से देखें तब भी इनका विस्तार में अंतर हो जाता है, यानी ज्यादा गैप हो जाता है। और अक्षांश विस्तार देखें तब भी ज्यादा अंतर हो जाता है, जिसके कारण जैव विविधता ज्यादा पाई जाती है। और जो है भारत में विभिन्न जीव जंतु पाए जाते हैं। ये आप ये समझिए, अक्षांश और देशांतर के अंतर के कारण जलवायु बदलता है। जलवायु बदलने के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के जो है मौसम पाए जाते हैं, और मौसम के कारण ही, यानी कि प्रादेशिक मौसम के कारण ही अन्य अन्य जगह पे अन्य अन्य टाइप के जीव जंतु या पेड़ पौधे पाए जाते हैं। जिसमें भारत में अगर आप देखें कि गर्मी की मात्रा भी ज़्यादा, शीतोष्ण भी ज़्यादा और ठंडी भी ज़्यादा, यानी कि भारत जो है अपना वो सभी मौसमों का, यानी कि विश्व में जितने भी मौसम पाए जाते हैं, सर्दी गर्मी बरसात, सबका आनंद आप भारत देश में उठा सकते हैं। तो भारत मौसम के मामले में विभिन्न संपन्न है, यानी कि विभिन्नता से संपन्न है मौसम के मामले में। वैसे ही जीव जंतुओं के मामले में भारत क्या है आपका संपन्न देश है, यानी कि जैव विविधता में संपन्न देश है, और भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु यहाँ पे पाए जाते हैं। देखिए, कोई भी जीव जंतु हो या मानव हो, यानी कि आप समझिए कोई जीव जंतु या मानव आपस में एक दूसरे पे ये लोग निर्भर हैं। आपस में सभी जीव जंतु, यानी कि बिना जीव जंतुओं के मानव जिंदा नहीं रह सकता, और मानव भी कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो जीव जंतुओं के लिए जरूरी होते हैं। तो यानी कि सब जितने भी जीव जंतु हैं एक दूसरे पे सब आश्रित हैं। यानी कि एक के जैसे मच्छर की बात करें, अगर मच्छर है तो यानी कि कोई भी जीव जंतु हो, एक दूसरे के वो आहार बने रहते हैं, यानी कि उसको खा के वो जिंदा, उसको खा के वो जिंदा, इस तरह से बने रहते हैं। केवल पेड़ पौधों को छोड़ के बाकी सब एक दूसरे पे, पेड़ पौधे जो होते हैं वो ज़्यादातर स्वयं से ही अपना भोजन वोजन बनाते हैं, बाकी सब जो रहते हैं वो एक दूसरे पे आश्रित रहते हैं।
तो अगर देखिए मानव और दूसरे जो जीवधारी होते हैं वो आपस में मिलकर एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं, उसका निर्माण करते हैं, और हम इस तंत्र को एक जो है मात्र ही मतलब हम इस यानी कि मानव जाति जो है उस तंत्र का एक मात्र हिस्सा है, और जो है एक दूसरे पर हम निर्भर रहते हैं। और इस जो है आपका पर्यावरण का, इस पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है? वन होता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वन या जंगल होते हैं। इन जंगलों की अगर हम जंगल की बात करें तो ये यानी कि समझ लीजिए जंगल ही एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है विभिन्न यानी ज़्यादा से ज़्यादा जैव विविधता पाई जा सकती है। जैसे अगर हम शहर की बात करें तो शहर में कितने प्रकार के पेड़ पाए जा सकते हैं, यानी कि आप देखेंगे शहर में उस तरह से तो जगह रहता नहीं है, तो जो जगह बचती भी है यानी जो जगह बची रहेगी वो हम जो है रोड में चली जाएगी। अब रोड के किनारे किनारे आप कितने विभिन्न प्रकार के पेड़ लगा सकते हैं? ज़्यादा तो नहीं लगा पाएंगे, लेकिन जो है अगर हम देखें जंगलों में देखें तो छोटे बड़े पेड़ मिला के उसमें छोटे बड़े जैसे जंगल है तो वहाँ पे छोटे बड़े जीव भी पाए जाएंगे, यानी कि भांति भांति के जीव जंतु और भांति भांति के पेड़। यानी कि जो अगर इस पारिस्थितिकी तंत्र में हम देखें तो जो वन होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं उनकी बहुत भूमिका है, और इनको जो है प्राथमिक उत्पादक माना जाता है, यानी कि ये स्वयं पर निर्भर रहते हैं। बाकी जो है जीवों की तरह ये दूसरे पर निर्भर नहीं होते। प्राथमिक उत्पादक का मतलब ये है कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाए उसमें जो है आपका पेड़ पौधे आते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो आपका महत्वपूर्ण तंत्र है वो वन है। ठीक, जो महत्वपूर्ण तंत्र है वो वन है। अगर हम वन की बात करें तो अगर देखिए वन जितने भी पेड़ पौधे हैं सबको प्राथमिक उत्पादक के रूप में हम रखे हैं, सबको प्राथमिक उत्पादक के रूप में रखे हैं। बाकी सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर है इन पेड़ पौधों को छोड़ के, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अब भोजन के लिए ही आप जो भी काम कर रहे हैं, इसी समझ लीजिए आप जो है पेट के लिए ये कर रहे हैं, यानी कि खाने के लिए सब काम हो रहा है। तो जो जितने भी जीव जंतु हैं जब तक भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तब तक जिंदा नहीं रह सकते, और जीव जंतु मर जाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं उसका। और आप ये समझिए कि जो पेड़ पौधे के अलावा जितने भी जीव हैं वो एक दूसरे पर निर्भर है, यानी कि आप देख लीजिए कोई भी जीव उठाइए तो इस प्रकार से सब जो है एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक, इतना यहां तक समझ में आया। देखिए जीव विविधता जितना ज्यादा से ज्यादा रहता है उसका लाभ उतना ज्यादा से ज्यादा, यानी जैसे आप मान लीजिए कोई भी चीज जो हमारे यहाँ नहीं पाया जाता है, अगर उस चीज को हम बाहर से मंगाएंगे यानी कि किसी भी देश दूसरे देश से मंगाएंगे तो उसका खर्च ज्यादा बैठेगा। अगर जैसे अपने देश की हम बात करें, जैसे मुझे सेब मंगाना है तो आप या हम सब कश्मीर से मंगा लेते हैं, अगर आपको मक्का मंगाना है तो राजस्थान से मंगा लेते हैं, कपास मंगाना है महाराष्ट्र मंगा लेते हैं। तो यानी कि किसी भी देश में जैव विविधता जितना ज्यादा रहेगा, यानी कि जितने टाइप के जीव जंतु या पादप पाए जाएंगे, वह देश जो है उतना ही सुखी रहेगा, उतना ही संपन्न रहेगा, और वहां का जो जीवन होगा उतना ही बेहतर होगा। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं भारत में पाए जाने वाले जो है इन जीवों की, भारत में किस तरह से जीव पाए जाते हैं, कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहां से आप देखिए हमारे देश में लगभग 81,000 वन्य जीव उपजातियां और लगभग 47,000 जो है आपका वनस्पति उपजातियां पाई जाती हैं ना। 81,000 वन्य जीव पाए जाते हैं और 47,000 वनस्पतियां पाई जाती हैं। आप देखिए यहाँ पे आपको बोल रहे हैं सजीवों को दो रूपों में हमको पढ़ना है, एक तो जो जंतु रूप में, एक पादप रूप में। तो 81,000 जो है आपका वन्य जीव और जो 47,000 लगभग वनस्पति जातियां पाई जाती हैं। और वनस्पति उपजातियों में ये जितना पाए जाते हैं उसमें से लगभग 15,000 जो है भारतीय मूल के हैं। भारतीय मूल के होने का मतलब ये है कि 15,000 जो भारतीय मूल के हैं, इसका मतलब ये है कि ये केवल भारत में ही पाए जाते हैं और कहीं पे नहीं पाए जाते हैं। ये इस बात को आप समझिए कि अब जो है जो पूरा विश्व इतना विकसित हो गया है कि जो चीजें यहाँ पाई जा रही हैं वो विदेशों में भी पाई जा रही हैं, जो विदेशों में भी पाई जा रही हैं वो यहाँ पे भी पाई जा रही हैं। यानी कि जो आप एक तरीके से समझ लिए पादप का भी स्थानांतरण हो रहा है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो भारत में ही पाई जाती हैं, यानी कि भारतीय मूल के ही हैं। जैसे माना जाता है कि आम वगैरह हमारे यहाँ के नहीं है, ये बाहर से लाए गए थे। तो कुछ चीजें होती हैं जो अपने यहाँ की होती हैं, वो बाहर की नहीं होती हैं। तो यहाँ से आपका जो ये 15,000 जो हैं, जो 15,000 पादप हैं वो क्या है
15,000 जो वनस्पतियां हैं वो भारतीय मूल की ही हैं, ठीक, या अपने यहाँ की स्थानीय हैं। जैसे कोई भी चीज होता है, आप जानते हैं कई वैरायटियां, हर चीजों की कई वैरायटियां आ गई हैं। जैसे एक सब्जी का नाम है सूरन, उसमें आप देखेंगे कि एक को बोला जाता है कि देसीय सूरन है, इसका मतलब यह है कि वो इसी देश का है, अपने यहाँ पाए जाने वाला सूरन है। एक दूसरा जो आता है तो वो जो वो बाहर से मंगाया जाता है, यानी कि उसको बोला जाए बाहर से, अब तो यहीं भी पाया जाता है लेकिन ये माना जाता है कि ये बाहर से आया हुआ है, ठीक। तो जो बाहर से आए हैं या जिनका मूल हमको पता चलता है कि वो वहाँ पे पाया जाता था, तो हम वहीं का मानते हैं भारतीय मूल का। यानी कि इतने में से आपका 47,000 में से 15,000 जो हैं वो 47,000 में से 15,000 वनस्पतियां भारतीय मूल की ही हैं, ठीक। कुछ देखो इनका लाभ लेते लेते, यानी कि ये समझिए कि अब इन वन्य जीव संसाधनों का लाभ लेते लेते हम इस कदर जो है इसमें या इनका अंधाधुंध उपयोग करने लगते हैं कि भूल जाते हैं कि अगर हम इस तरह से उपयोग करते रहेंगे या इन जो है संसाधनों का अगर हम ध्यान में रखते हुए उपयोग नहीं करेंगे तो धीरे धीरे क्या होते हैं, ये लुप्त हो जाते हैं। धीरे धीरे क्या होंगे, ये लुप्त हो जाएंगे, फिर इनका जो है उपयोग आप नहीं कर पाएंगे। एक बार अगर ये समझ लीजिए, एक बार अगर पूरे पृथ्वी से कोई चीज गायब हो गया तो उसको फिर दोबारा उत्पन्न करना, यानी प्रकृति के, आप समझ लीजिए प्रकृति के ही बस में है कि उस चीज को दोबारा उत्पन्न कर पाए। आम उस तरह से इंसान के बस में तो है नहीं। यानी कि कोई भी जीव या कोई भी पादप अगर पृथ्वी से पूर्णतः नष्ट हो गया तो उसको दोबारा उत्पन्न करना ये असंभव जैसा होगा। इसलिए हम जितने भी, यानी कि जितने ज्यादा से ज्यादा जैव विविधता बचा के रखेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए ही जो है फायदेमंद होगा, ठीक। तो कुछ अनुमान ये कहता है कि जो है भारत में 10% वनस्पति जात और जो है 20% स्तनधारियों का लुप्त होने का खतरा बना हुआ है। यानी कि 10% जो है वनस्पति जात का और जो है आपका जो है 20% जो है आपका स्तनधारियों का लुप्त होने का खतरा बना हुआ है। यानी कि ये आप समझ लीजिए कि एकदम अब ना के बराबर ये दिखते हैं। अगर इन पर अब भी ध्यान नहीं दिया गया तो ये पृथ्वी पर से या भारत से ही लुप्त हो जाएंगे। जैसे चीता वगैरह, भारत को एक ऐसा देश माना जाता है जहाँ पे शेर, बाघ और चीता तीनों पाए जाते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे शेर, बाघ और चीता तीनों हैं। लेकिन अब आप ये समझिए अगर इनका रखरखाव नहीं किया गया तो मान लीजिए कहीं दूसरे देश में है लेकिन अपने देश में अगर ये खत्म हो जाएंगे तो वहाँ से मंगाना, अपने देश में रहते हैं तो ज़्यादा सही है। अगर वहाँ से मंगाने पर आपको हमेशा जो है दिक्कत रहेगा। यानी कि अपना खुद का देश जितना ज्यादा जैव विविधता से संपन्न रहेगा, अपना जीवन जो होगा उतना बेहतर होगा। यानी कि अगर अपने पास जितने भी संसाधन है सब अपने पास उपलब्ध हैं तो ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए लुप्त होने के जो कगार पे हैं उनके जो आप देखिए, आपको बताएं कि सभी जीवों के बारे में हम जानकारी नहीं ले सकते, क्योंकि जो बड़े जीव हैं जिनको हम देख सकते हैं या जो सामने रहते हैं उन वो लुप्त होते तो पता चलता है। कुछ जंगली जीव जंतु ऐसे होंगे जिनके बारे में किसी को जानकारी भी नहीं होगी और वो जो पूरी तरीके से लुप्त भी हो गए होंगे ना। यानी कि जो बड़े जीव होते हैं उन्हीं के बारे में हमको जानकारी रहती है और तब उन्हीं को हम बता सकते हैं कि ये पृथ्वी पे पहले थे, हैं, अब रहेंगे कि नहीं रहेंगे। उन्हीं के बारे में जो है आंकड़े भी रहते हैं। छोटे जीव जंतु यानी कीड़े मकोड़े के बारे में कोई आंकड़ा नहीं है। तो जो फेमस में है और जो लुप्त होने के कगार में, अगर उनकी हम बात करें जो भारत से लुप्त होने के कगार में है, तो आपका हो जाता है चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, पहाड़ी कोयल, इसके बाद जंगली चित्तीदार जो है उल्लू, फिर इसके बाद है आपका मधुका इनसिग्निस। ये जो महुआ की एक जंगली किस्म है, जो मधुका इनसिग्निस है, ये महुआ की एक जंगली किस्म है। इसके बाद हम देखें एक घास है आपका हुवर्डिया हेप्टा न्यूरोन। ये जो है घास की एक प्रजाति है जिसको भी आप ये समझिए इनका भी लुप्त होने का जो है आशा जताया जा रहा है कि ये भी लगभग भारत से लुप्त होने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों पे अगर काम नहीं किया जाएगा, यानी कि इन सब का रखरखाव नहीं किया जाएगा तो ये पूरी तरीके से भारत में लुप्त हो जाएंगे। तो बाद में जो है आपको अगर इनकी किसी भी कारणवश इनकी आवश्यकता पड़ती है तो आपको हमेशा अगर जो है अपने यहाँ रहेंगे तो संसाधन, यानी कि अपने यहाँ जितने संसाधन हैं तो वो अपने देश के अंदर रहते हैं तो उनसे आप जब भी चाहेंगे तब लाभ ले सकते हैं। क्योंकि जब जिस चीज़ की
यानी कि आप समझिए कि जिसकी ज़रूरत पड़ती है ना, जब जिसकी ज़रूरत पड़ती है तो जो विदेश वाले, उस तरह से तो हमारा देश विदेश में संबंध अच्छा रहता है। जब ज़रूरत पड़ती है तो क्या होता है कि जो विदेश वाले रहते हैं, जो हम जिनको हम अच्छा दोस्त मानते हैं, वहीं पर जो है अगर उनके यहाँ कोई चीज़ ज़्यादा उपलब्ध रहता है तो महंगे दामों पर अपने यहाँ जो है बेचते हैं। अगर सब कुछ अपने यहाँ है तो ठीक है, यानी कि जितनी विविधता है, यानी देश में जितनी जैव विविधता पाई जाती है उतने ज़्यादा सही है। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा हो सके कोई भी जीव जंतु यानी कि लुप्त ना होने पाए, अगर भरसक इसका प्रयास किया जाए तो आगे चल के इसका फ़ायदा हमेशा के लिए रहेगा। अगर इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो धीरे धीरे जो है ये सभी जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे। ठीक, अगर बड़े प्राणियों में हम देखें तो स्तनधारियों का जो है 79 जातियाँ ऐसी हैं, ठीक, जो लुप्त होने के कगार पे हैं। पक्षियों में, अगर स्तनधारियों का मतलब समझ रहे हैं ना, पक्षियों का मतलब समझ रहे हैं, स्तनधारियों का मतलब वो होता है कि ऐसे जीव जिनकी जो है मादा जो होती है वो अपने चूचक के द्वारा बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो ऐसे जीवों को बोलते हैं स्तनधारी जीव, जिसकी जो है 79 प्रजातियां या जातियां लगभग जो है लुप्त होने के कगार में है। और जो पक्षियों में आपका क्या है 44 हैं। सरीसृपों में ऐसे जीव जो रेंग के चलते हैं उनको सरीसृप बोलते हैं। इनकी 15 जातियां जो है लुप्त होने के कगार में है या विलुप्त होने के कगार में है। स्थलचरों में 3, यानी कि स्थल पे जो रहने वाले हैं केवल उसमें 3, और पादप में लगभग 1500। ये सब पर लुप्त होने का खतरा बना हुआ है कि यानी कि अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये पूरा का पूरा लुप्त हो जाएंगे। इसके अलावा जो है कुछ फूल हैं, वनस्पति फूल हैं, और जो है रीढ़धारी जो है प्राणी हैं उनको भी लुप्त होने की संभावना इन जीवों की तुलना में वो 50 से 100 गुना ज़्यादा है। यानी कि फूलों का और रीढ़धारी जो प्राणी हैं उनके लुप्त होने की जो संभावना है, इनके लुप्त होने की संभावना से क्या होगा, ये जो है 50 से 100 गुना ज़्यादा है, यानी कि इनकी लुप्त होने की संभावना ज़्यादा है। अगर हम भारत में देखें कि वन का मतलब कि कितने भाग पर वन है, तो ये आप समझिए कि 78.92 मिलियन हेक्टेयर पर वन है, जो लगभग पूरे भौगोलिक भूमि का यानी कि भारत के पूरे भूमि का वो 24.01% है। इसमें अगर हम वन की बात करें तो सघन वन जो है 12.24 है, और खुला वन जो है 8.99% है, और माइक्रो वन क्या है 0.14% है। माइक्रो वन कितने हैं 0.14% है। आगे की क्लास में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।